हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं उपसहज संयोजक यौगिक। और इस लेसन में हमारा आज का टॉपिक है उपसहज संयोजक यौगिकों में समावयवता, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइसोमेरिज्म क्या होती है, समावयवता क्या होती है, पहले आप ध्यान से सुनिए, समझिए। तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ एक कार्बनिक यौगिक का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हालांकि हम तो पढ़ रहे हैं उपसहज संयोजक यौगिक, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कार्बनिक का। क्यों? क्योंकि आपने 11th क्लास में कार्बनिक यौगिकों में समावयवता पढ़ी है, तो उसके लिहाज से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कार्बनिक यौगिकों में। फिर इसमें हम चलेंगे। तो ये आप देख रहे हो O के दोनों तरफ और मैथिल ग्रुप लगे हैं। तो ये सूत्र है ईथर का, जिसे हम कहते हैं डाई मैथिल ईथर, यानी ये ईथर का सूत्र है। और एक मैं दूसरा यहां आपके सामने एल्कोहल का सूत्र लिख रहा हूं। एल्कोहल यानी एथेनॉल या फिर एथिल एल्कोहल। तो अब देखिए, मैंने यहां तो लिखा ईथर और यहां लिखा एथेनॉल यानी एथिल एल्कोहल। दोनों यौगिक अलग अलग हैं, दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। लेकिन याद रखना, जब मैं इनके अणु सूत्र लिखूं, अणु सूत्र मतलब इनमें जितने कार्बन है उनको इकट्ठे कर दूं, जितने H है उनको इकट्ठे कर दूं, जितने O है उनको इकट्ठे कर दूं, तो एक साथ इकट्ठे करने से अणु सूत्र बन जाएगा। और जब इस प्रकार इनको लिखेंगे तो ये बन जाएगा संरचना सूत्र। तो ये तो संरचना सूत्र ईथर का है, ये संरचना सूत्र एथेनॉल का है, और मैं इनके अणु सूत्र बनाता हूं। तो यहां देखिए, कार्बन एक ये रहा और एक ये रहा, तो कार्बन 2, तो मैं C2 लिख देता हूं। फिर उसके बाद H 3 तो ये रहे और 3 ये रहे, 6H, तो मैं यहां 6H लिख देता हूं। और इसमें एक ऑक्सीजन परमाणु है, तो मैं एक ऑक्सीजन परमाणु लिख देता हूं। इसी प्रकार इसमें और चलिए, इसमें कार्बन 2 है, तो मैं कार्बन 2 लिख देता हूं। इसमें H देखिए, 3 और 2 5 और 1 6, इसमें H 6 है, 6 लिख देता हूं। और इसमें O 1 है, तो O 1 लिख देता हूं। अब देखिए, बताइए अणु सूत्र एक जैसे नहीं है क्या? अणु सूत्र एक जैसे हैं, संरचना सूत्र अलग अलग हैं। तो ये जो घटना है ये समावयवता कहलाती है। अब शाब्दिक अर्थ में अगर आपको समझाऊं तो हम यूं बोलेंगे कि वे यौगिक, याद रखना, वे यौगिक, जैसे ये एथेनॉल है तो ये ईथर है, ठीक है ना। वे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे यौगिकों को समावयवी कहा जाता है। ये ईथर तो इसका समावयवी है और ये अल्कोहल इस ईथर का समावयवी है, तो ऐसे यौगिकों को समावयवी कहा जाता है और इस घटना को समावयवता के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखना, समावयवता की एक बहुत बड़ी शर्त होती है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है 4 ऑप्शन दे करके। नीट है, IIT है, ठीक है ना, JEEE है, IIT, इस प्रकार ऐसे एग्जाम्स में और ये पूछी जाती हैं कि निम्न में से समावयवता की आवश्यक शर्त है। तो याद रखना, समावयवता में आपको 2 या 2 से अधिक यौगिक और वहां दिए हुए होने चाहिए। जैसे ये 2 यौगिक दिए हुए हैं और हो सकता था 2 से अधिक भी दे दूं, लेकिन एक किसी यौगिक में आप समावयवता नहीं बता सकते। आप मेरे को ये पूछोगे कि जी बताइए ईथर में कौन सी समावयवता है, तो कुछ डिफाइन नहीं किया जा सकता। आप मेरे को बोलोगे कि सर ये एथिल अल्कोहल है या एथेनॉल है, इसमें कौन सी समावयवता है, तो कुछ डिफाइन नहीं किया जा सकता। तथ्य अधूरे होते हैं जब एक यौगिक दिया हुआ होता है। लेकिन आपको मैं 2 यौगिक दे दूं एक साथ या 2 से अधिक दे दूं, तो आप उनमें अणु सूत्र और संरचना सूत्र के माध्यम से समावयवता ज्ञात कर सकते हो। अगर 2 या 2 से अधिक यौगिक तो उनके अणु सूत्र एक जैसे बन रहे हैं, तो मान के चलिए कि उन दिए हुए यौगिकों में और कन्फर्म कोई न कोई समावयवता है। हाँ, वो समावयवता कौन सी है वो तो हम बाद में डिफाइन करेंगे, लेकिन ये कन्फर्म है कि उनमें निश्चित रूप से कोई न कोई समावयवता अवश्य उपस्थित है। तो दोबारा फिर सुन लीजिए, वे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो एक समान हो, एक जैसे हो,
और जिनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे यौगिकों को आपस में समावयवी कहा जाता है और यह घटना समावयवता कहलाती है। तो हमने डाई मेथिल ईथर और एथेनॉल के बारे में पढ़ा। तो डाई मेथिल ईथर और एथेनॉल आपस में समावयवी होते हैं। ये बात हमने 11th क्लास में पढ़ी थी और उसके बेस पर मैंने आपको ये समझाया। अब हम एंट्री करते हैं उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता में। तो फिर इनमें भी वही हो जाएगा कि आपको यहाँ 2 या 2 से अधिक उपसह संयोजक यौगिक दिए हुए मिलेंगे और वो उपसह संयोजक यौगिक हैं, उनके अणु सूत्र एक जैसे होने चाहिए, उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होने चाहिए, तो वो आपस में समावयवी हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इनमें समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं। जैसे मैं केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में कोबाल्ट को चुन रहा हूं और एमीन के मैं 4 अणु ले लेता हूं और यहां मैं Br2 ले लेता हूं और एक फिर संकुल का निशान लगाने के बाद में और आपके जो पश्च आयन है, पश्च आयन में मैं Cl2 ले लेता हूं। ठीक है, ये भी मैं आपको बनाने बता देता हूं कि किस प्रकार आप कैसे बनाओगे। आपको यूं करना है, कोई केंद्रीय धातु परमाणु लेकर और आपको उसकी अधिकतम समन्वय संख्या एक दंतुक लिगेंड लगाकर 6 रखनी है। केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या आपको 6 रखनी है अधिकतम। जैसे इसमें देखिए 4 तो एमीन हो गए और 2 Br हो गए, तो 4 और 2 6, इसकी समन्वय संख्या 6 है। आपको यहाँ एक दंतुक लिगेंड काम में लेने हैं। एक दंतुक लिगेंड आपको 6 लगाने हैं और 6 से अधिक नहीं लगाने हैं, क्योंकि समन्वय संख्या धातु परमाणु की 6 से अधिक होती नहीं है। कहने का अर्थ कि यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु अधिकतम 6 उपसह संयोजक बंध ही बना सकता है, 7 कभी नहीं बनाता। ये हम जब आगे विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पढ़ेंगे यौगिकों की, तो उनमें बताऊंगा कि ये केंद्रीय धातु परमाणु अधिकतम 6 बंध ही बनाता है। 6 बंध बनाने का अर्थ है कि इसके साथ अधिकतम यहाँ एक दंतुक लिगेंड 6 लगे होते हैं। और लिगेंड आप जानते हो, इस समन्वय मंडल के अंदर अंदर जो कुछ इस धातु के साथ जुड़े होते हैं वो कौन होते हैं? वो लिगेंड होते हैं। बाहर की तरफ वाला लिगेंड नहीं होता है। ये तो पश्च आयन है, एक्स्ट्रा आयन है, जो कि आपके याद रखना आयनिक बंधों से जुड़ा होता है। अगर आयन और पश्च आयन दिए होते हैं तो वो इस धातु परमाणु के साथ हमेशा आयनिक बंधों से जुड़े होते हैं, जबकि यहां धातु परमाणु के साथ जो लिगेंड दिए होते हैं वो लिगेंड हमेशा उपसह संयोजक बंधों से जुड़े होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो उपसह संयोजक बंध से 4 तो एमीन जुड़े हुए हैं और उपसह संयोजक बंध से 2 ब्रोमो जुड़े हुए हैं। इस प्रकार 4 और 2 6 परमाणु, यहाँ 6 परमाणु या अणु यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजक बंध बनाकर जुड़े। तो इस उपसह संयोजक यौगिक में और कोबाल्ट की समन्वय संख्या 6 है। तो आप याद रखना। और बाहर की तरफ हमने Cl2 लगा दिया। अब आप ध्यान देना, इसी को आप जानते हो, मैं बता रहा हूं आपको समावयवता। तो इस अकेले यौगिक में तो समावयवता डिफाइन नहीं की जा सकती। आपको इसके जैसा ही एक दूसरा और बनाना पड़ेगा। तो हो सकता है उनके अणु सूत्र समान हो जाएं, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो जाएं, तो फिर वो आपस में समावयवी कहलाएंगे। तो जैसे मैं आपको समझाता हूं इन यौगिकों में, आप मेरे को बताना। जैसे मैं दूसरा यहां पर लिख रहा हूं CO के साथ NH3, तो मैं 4 ही ले लेता हूं। और समन्वय मंडल में, जैसे यहां समन्वय मंडल के अंदर लिगेंड के रूप में Br 2 बार था, मैं Br को तो बाहर ले आता हूं और समन्वय मंडल में इस Cl2 को ले आता हूं। यहां Cl2 याद रखना लिगेंड नहीं है, अतिरिक्त आयन है, एक्स्ट्रा आयन है, पश्च आयन के रूप में। और इस Cl2 को यहां ले आता हूं, इसको बाहर कर देता हूं, तो फिर यहां Cl2 आ गया और यहां Br2 बाहर हो गया। अब आप कहोगे कि इनमें समावयवता हो सकती है क्या? तो सबसे पहले तो आप देखना कि आपको 2 यौगिक दिए कि नहीं दिए। 2 यौगिक दिए हो या 2 से अधिक दिए हो तो फिर आप उनमें समावयवता ढूंढ सकते हो। लेकिन अगर आपको एक यौगिक दिया है और आपसे पूछे कि बताइए समावयवता कौन सी है, आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो शर्त, पहली शर्त जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि
जब भी किसी यौगिक में आप समावयवता निर्धारित कर रहे हो तो सबसे पहले आपको कम से कम 2 यौगिक तो दिए हुए होने चाहिए। हो सकता है 3 दिए हो सकता है 4 दिए हो, लेकिन कम से कम 2, तो कम से कम 2 बोल रहा हूं, कम से कम 2 यौगिक तो दिए हुए होने चाहिए। और फिर आप उनमें डिफाइन करोगे समावयवता। तो समावयवता होती कौन है? जिनके अणुसूत्र तो एक हो जाए, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो जाए। तो इसमें देखिए अणुसूत्र की बात कर लेते हैं, जिसे देखिए मिलाइए पहले। 1 कोबाल्ट तो यहां 1 कोबाल्ट, NH3 4 तो NH3 4, Br2 तो Br2, Cl2 तो Cl2। तो भाई आपस में अणु और परमाणुओं की संख्या तो समान हो रही है। अणु और परमाणुओं की संख्या समान हो रही है तो फिर मैं यूं बोलूंगा इसके अणुसूत्र तो समान हो रहे हैं। अणुओं और परमाणुओं की संख्या पूरे यौगिक में यानी इसमें और इसमें समान हो रही है तो फिर इसके अणुसूत्र तो समान हो रहे हैं। अणुसूत्र समान हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है इससे डिफाइन हो जाएगा कि अणुसूत्र समान हो रहे हैं। आप जब इनकी संरचना बना के देखोगे तो संरचना यहां तो Br लिगंड है तो इसके साथ उप सहसंयोजक बॉन्ड से जुड़ जाएगा। यहां Cl लिगंड है तो इसके साथ उप सहसंयोजक बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो संरचना तो अलग अलग हो जाएगी और अणुसूत्र एक हो जाएंगे। तो फिर ये यौगिक आपस में और समावयवी है, तो ये आपस में समावयवी है। तो आप बना के देखोगे तो इनके अणुसूत्र तो एक जैसे हो रहे हैं और जब आप संरचना बनाओगे तो संरचना सूत्र इनके भिन्न भिन्न हो जाएंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो फिर ये यौगिक आपस में समावयवी कहलाएंगे और यह पूरी घटना समावयवता कहलाती है। तो आपको शायद याद हो गया होगा कि समावयवता, ये तो मैंने कार्बनिक के एग्जांपल लिए थे और ये हमारा टॉपिक था उप सहसंयोजक यौगिक में समावयवता। तो वे 2 या 2 से अधिक उप सहसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो, इनके अणुसूत्र समान है, अणुसूत्र तो समान हो और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। अभी बता चुका हूं कि संरचना जब बनाओगे तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 4 NH3 जोड़ दूंगा और 2 Br जोड़ दूंगा उप सहसंयोजक बॉन्ड से। तो इसमें तो Cl2 इसके साथ उप सहसंयोजक बॉन्ड से नहीं जुड़ेगा और इसके साथ ये Cl2 उप सहसंयोजक बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो इसमें Br2 उप सहसंयोजक बॉन्ड से नहीं जुड़ेगा। मेरी बात दोबारा सुनिए, संरचना जब बनाऊंगा तो इस यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ Br2 और इस प्रकार के उप सहसंयोजक बॉन्ड से जुड़ेगा और इसमें Cl2 उप सहसंयोजक बॉन्ड से जुड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें संरचना भिन्न भिन्न हो जाएगी जबकि इनके अणुसूत्र एक ही हो रहे हैं। तो फिर ये यौगिक आपस में समावयवी हैं और यह घटना समावयवता कहलाएगी। तो दोबारा फिर बता देता हूं, शायद उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा कि वे 2 या 2 से अधिक ऐसे उप सहसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो एक जैसे हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे यौगिकों को आपस में बोलना, आपस में समावयवी कहा जाता है और यह घटना समावयवता कहलाती है। और अब आप याद रखना, समावयवता इन यौगिकों में 2 प्रकार की होती है। इन यौगिकों में आप याद रखना 2 प्रकार की समावयवता होती है। एक तो होती है संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी इनमें होती है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता। यहां मैं हमेशा आप लोगों के लिए ये अक्सर कुछ जानबूझकर बड़े लिखता हूं, ये भी जानबूझकर बड़े लिखता हूं और हिंदी वाले भी जानबूझकर बड़े लिखता हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाए। तो उप सहसंयोजक यौगिकों में केवल और केवल 2 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। नंबर 1 संरचनात्मक समावयवता जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरी होती है त्रिविम समावयवता जिसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और अब हम पढ़ेंगे संरचनात्मक समावयवता। तो संरचनात्मक समावयवता याद रखना, जो समावयवता की सामान्य परिभाषा थी वो इस संरचनात्मक में लागू हो जाएगी। क्या? वही परिभाषा कि जब 2 या 2 से अधिक ऐसे उप सहसंयोजक यौगिक दिए हुए हों जिनके अणुसूत्र तो समान हो और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो तो उन्हें आपस में संरचनात्मक समावयवी कहा जाता है और यह घटना संरचनात्मक समावयवता कहलाता है।
तो समावयवता की सामान्य परिभाषा है वही संरचनात्मक समावयवता में लिखी जाएगी। और अब याद रखना, संरचनात्मक समावयवता की परिभाषा लिखने के बाद में इसके टाइप है, इसके प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी संरचनात्मक समावयवता के प्रकार, और वो प्रकार हम पढ़ेंगे तो उनमें याद रखना, पहला प्रकार है आयनन समावयवता, पहला प्रकार है। और इनमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम हैं तो उनमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और हमारे एग्जाम में भी, बोर्ड वाले में भी, और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बताता हूं मैं आपको, याद रखना। आगे आएगी आपके त्रिविम समावयवता। तो त्रिविम समावयवता का एग्जाम में पूछा हुआ है कि त्रिविम समावयवता क्या है, एक उदाहरण देकर और समझाइए, ऐसा पूछा हुआ है एग्जाम में, तो इनमें से पूछी जाती है। तो आयनन समावयवता, आयनन समावयवता क्या होती है सुन लीजिए आप। आयनन नाम से ही पता चल रहा है कि आपको यौगिक जो दिए जाए, यहाँ 2 या 2 से अधिक यौगिक तो लेने पड़ेंगे आपको, तभी तो आप उसमें डिफाइन कर पाओगे कि समावयवता है। और उन 2 या 2 से अधिक यौगिकों को आप जब विलायक में डालोगे, और विलायक में डालने पर वो आयनों में टूट जाएं, आयनों में विभाजित हो जाएं, धनावेश और ऋणावेश में, तो फिर मान के चलिए कि आपको मैं यौगिक दे रहा हूं, उन यौगिकों के अणु सूत्र तो समान हो, लेकिन किसी विलायक में आप डाल दो और विलायक में डालने पर वो भिन्न भिन्न प्रकार के आयन बना रहे हो, तो वो आपस में आयनन समावयवी होते हैं, और ये घटना आयनन समावयवता कहलाती है। आयनन यानी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनन समावयवता। तो मैं इसी में समझा देता हूं आपको, आप सुनिए। जैसे मैंने कोबाल्ट के साथ 4 NH3 2 Br2, आपके Br 2 बार ले लिया, और समन्वय मंडल में तो मैंने लिगेंड के रूप में 4 लिगेंड एमीन लिखे और 2 लिगेंड Br के लिखे, और पश आयन के रूप में मैंने Cl 2 बार ले लिया। यहां मैंने पश आयन के रूप में Br 2 बार ले लिया। तो अब याद रखना, कोई भी समावयवता मुझे बतानी हो तो सबसे पहले तो आपको 2 या 2 से अधिक यौगिक दिए हुए मिले तो आप उनके अणु सूत्र या परमाणु जो भी हैं उनको आप यहां एक साथ और तुलना कीजिए कि जितने परमाणु या अणु इसमें, उतने ही अणु या परमाणु इसमें हैं क्या। और जब अणु या परमाणु आपके बराबर हो जाएंगे तो फिर देखना कि उनमें समावयवता पाई जाने की संभावना है। फिर आप जिस नाम से पढ़ रहे हो आयनन, तो उनको जल में घोल करके देखिए, और जल में घोलने पर वो अलग अलग आयन बनाए, यानी उनके अणु सूत्र और परमाणु सूत्र एक जैसे हो, और जल में घोलने पर अलग अलग प्रकार के आयन बनाए, तो वो आपस में आयनन समावयवी होते हैं। तो अब ध्यान देने वाली बात है, मैंने जैसे 2 यौगिक ये लिए, यानी आपको एग्जाम में जब मिलेगा तो इनके बीच में तथा लिखा हुआ मिलेगा। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो जैसे 1 नंबर ऑप्शन में ये आ गया तो आपको ये देगा और तथा के बाद में ये देगा, फिर दूसरा बी भाग में एक यहां देगा और तथा के बाद एक और देगा, तो आपस में इसमें और इसमें समावयवता बताई जाएगी। यहां लिखूंगा इसमें और इसमें समावयवता बताई जाएगी। इस प्रकार से आप जानते हो कि समावयवता के लिए हमें 2 या 2 से अधिक यौगिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो अब इसको जल में डालेंगे, जल में डालेंगे, उसको भी उधर जल में डालेंगे। तो सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ एक बाल्टी ली है पानी की भरी हुई, और विलायक के रूप में जल लिया है, और जल में इस यौगिक को डाल देता हूं, तो ये इतने वाला हिस्सा है ना, आप याद रखना जल में टूटेगा नहीं, इतना हिस्सा जल में टूटेगा नहीं। अब एक बात पक्की गांठ बांध लीजिए आप कि समन्वय मंडल के अंदर अंदर वाले जो कुछ दिए वो पानी में घुलेंगे नहीं। क्यों नहीं घुलेंगे? क्योंकि इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो अंदर अंदर दिए वो सारे के सारे जुड़े होते हैं उपसह संयोजक बॉन्ड से, और उपसह संयोजक बॉन्ड अन्य बॉन्ड की तुलना में मजबूत होता है, तो फिर टूटता नहीं है। तो ये इतना इतना हिस्सा इसमें इसके साथ उपसह संयोजक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये जल में डालने पर टूटेंगे नहीं। और बता चुका हूं, पश आयन दिया, पश आयन आयनिक बंध से बंधा होता है, आयनिक बंध से बंधा होता है, तो ये जल में घुल जाएगा, ये जल में घुल जाएगा। तो अब मैं आपको यूं समझा दूं कि जब आप इस यौगिक को जल में डालोगे, जल में डालोगे तो इतना हिस्सा तो जल में घुलेगा नहीं, सेम का सेम रहेगा, और ये वाला हिस्सा जल में घुल जाएगा। क्यों घुल जाएगा? क्योंकि पश आयन हमेशा इस धातु परमाणु के साथ, ये वाले पश आयन हमेशा आयनिक बंध से जुड़े होते हैं, और आयनिक बंध से जो जुड़ा होता है वो विलायक में डालने पर टूट करके और आयन बना लेता है, अर्थात उसका आयनन हो जाता है।
तो अब यहाँ कोबाल्ट सेम का सेम लिखूंगा, जल में डालने के बाद की प्रक्रिया बता रहा हूं आप लोगों को मैं, और जल में मैंने इसको डाल दिया तो ये इतना हिस्सा तो जल में टूटेगा नहीं, सेम का सेम रहेगा, और ये वाला हिस्सा टूट जाएगा, ये टूट करके यहाँ यूं बना लेगा, याद रखना माइनस के रूप में। और याद रखना जितना इसके पैरों में लगा होता है वो उतना आवेश यहाँ बाहर आ जाता है। तो जब मैंने इस पूरे संकुल यौगिक को विलायक में डाला तो ये इतना भाग तो धनावेशित बन गया, इतना भाग ऋणावेशित बन गया। तो तरीका बताता हूं तुम्हें कि जब पक्ष आयन के पैरों में जितनी संख्या लिखी होती है वो संख्या धनायन बनाते समय और इसके ऊपर उतने ही रूप में आ जाती है। जैसे पैरों में 2 दिया है तो धनावेश का 2, जैसे यहाँ 3 दिया धनावेश का 3, इस प्रकार से आ जाती है। और जितनी पैरों में दी होती है उतनी ही फिर उसके आगे आकर के और ऋणायन बना लेती है। अब मैं आपसे ये पूछ लूं कि इस यौगिक को और इस उपसहसंयोजक यौगिक को विलायक में डालने पर बताइए कितने धनायन और कितने ऋणायन बनते हैं। तो याद रखना पूरा एक तो धनायन बनता है, एक हिस्सा तो धनायन बनता है और 2 ऋणायन बनते हैं। मैं यूं पूछ लूं इसको डालने पर बताइए कुल कितने आयन बनते हैं। तो कुल 1 धनावेश का आयन बनता है, 2 ऋणावेश के आयन बनते हैं, तो कुल आयन 3 बनते हैं। यह बात आपको याद रखनी है। तो अब शायद मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैंने इस यौगिक को जल में डाला तो इस प्रकार से ये तो समन्वय मंडल सेम का सेम रहा, टूटा नहीं। जो समन्वय मंडल में होता है वो टूटता नहीं है, बाहर वाले टूट करके आयन बना लेते हैं। अब इसको जल में डालते हैं, जल में डालते हैं तो याद रखना कोबाल्ट सेम का सेम आ जाएगा, NH3 4 है तो सेम के सेम लिखूंगा, Cl2 सेम के सेम आ जाएंगे, और उसके बाद में ये वाला हिस्सा आ जाएगा। और Br आप जानते हो बाहर दिया है, जाहिर सी बात है जल में टूट जाएगा, तो यहां बड़ा प्लस का निशान लगा करके और 2Br माइनस कर देता हूं, और इसके पैरों में 2 है तो ऊपर धनावेश के रूप में 2 आ जाएंगी। तो याद रखना इसमें भी कुल आयन जल में 3 बन रहे हैं, इसमें भी कुल आयन जल में 3 बन रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात, मैं पढ़ा रहा हूं आपको आयनन समावयवता, और आयनन समावयवता क्या होती है सुन लीजिए गौर से। आयनन नाम से पता चल रहा है कि आयन बनाएंगे, पानी में टूटने पर उनका आयनन हो जाता है, आयन बना लेते हैं। किसी पदार्थ को जल में डालने पर आयनों में विभाजित होने की क्रिया को आयनन कहा जाता है। तो यहां आयनन हो रहा है, जल में आयनन हो रहा है। तो अब सुनिए कि 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो और जल में डालने पर, मैं पढ़ा रहा हूं आपको आयनन वाली, याद रखना वे यौगिक जिनके 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हो परंतु किसी विलायक में डालने पर वो भिन्न भिन्न प्रकार के आयनों का निर्माण करते हैं तो उसे आयनन समावयवता कहा जाता है, और बनने वाले यौगिकों को आयनन समावयवी कहा जाता है। ये पूरा यौगिक इसका आयनन समावयवी है और ये पूरा यौगिक इसका आयनन समावयवी है। अब सुनिए गौर से, यहां तो इसमें ध्यान देने वाली बात कि आयन एक तो संकुल के रूप में बना और 2 ऋणावेश Cl बने, यहां संकुल के रूप में बना और 2 Br ऋणावेश के रूप में बने। तो आप ध्यान देना कि इसका और इसका अणु सूत्र तो एक ही है, लेकिन जल में डालने पर अलग अलग आयन बना रहे हैं। ये तो ऋणावेश के रूप में और Cl बना रहा है, ये ऋणावेश के रूप में Br बना रहा है, और ये संकुल वाला हिस्सा इसमें और इसमें। याद रखने वाली बात है 2 धनावेश समान है, और यहाँ 1 कोबाल्ट तो यहाँ भी 1 कोबाल्ट, 4 एमीन तो 4 एमीन, और याद रखना Br2 इसके अंदर है तो Br2 इसके अंदर 2 Br के रूप में बाहर हो गया, इतनी सी बात है। तो फिर ये क्या हुआ, ये आपस में कहलाएंगे आयनन समावयवी। ये बात आपको याद रखनी है। तो आयनन समावयवी क्या होते हैं, वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हो और किसी विलायक में डालने पर वो भिन्न भिन्न प्रकार के आयन बनाते हो तो उन्हें आपस में आयनन समावयवी कहा जाता है, और यह घटना आयनन समावयवता के नाम से जानी जाती है। यह बात आप याद